अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। इमरान रेहान सीरीज चल नंबर 3 लाशों का तहखाना मुसन्निफ ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 3। इमरान को मालूम था कि थोड़ी देर के बाद इसके फरार का इल्म रघु और गोपाल को हो जाएगा और जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवा दी जाएगी और सिपाही स्टेन गन लेकर रघु और गोपाल पिस्तौल लेकर इसकी तलाश में निकल खड़े होंगे। बहुत मुमकिन है कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए, इसलिए इमरान को बड़ी तेजी से वहां से निकल जाना चाहिए था। इमरान ने अपने आप को झाड़ियों की शाखों से आजाद किया और वो झाड़ियों से बाहर निकल आया कि रेलवे लाइन के आगे या पीछे की जानिब जाने के बजाय वो रेलवे लाइन पार करके सामने की तरफ तारीक दरख्तों में घुस सकी। इसे कुछ मालूम नहीं था कि ये कौन सा इलाका है, ये जंगल कितना खतरनाक है और आगे कहाँ निकलता है। जंगल में कोई सड़क या पगडंडी थी या नहीं। अंधेरा इतना गहरा था कि इमरान को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों और झाड़ियों के साए नजर आने लगे। जगह जगह जंगली घास और झाड़ियां इसका रास्ता रोक रही थीं। रात ठंडी थी और ठंडी रातों में सांपों का खतरा कम होता है। इमरान बहुत तेज चलने की कोशिश कर रहा था, मगर झाड़ियां, दरख्त और ऊंची घास इसका रास्ता रोक रही थी। फिर भी इमरान घास को, झाड़ियों को हाथों से पीछे हटाता आगे ही आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर तक चलने के बाद जरा सी खुली जगह आ गई। यहाँ आसमान नजर आया जिस पर तारे चमक रहे थे। इमरान को ये खौफ था कि किसी तरफ से अचानक कोई शेर, रीछ या दूसरा जंगली दरिंदा न निकल आए। खुली जगह आई तो इमरान ने भागना शुरू किया। जमीन ऊंची नीची और सख्त पथरीली थी। एक दरख्त पर अंधेरी शाखों में कोई परिंदा जोर से बोलकर उड़ गया। ये बड़ी खतरनाक बात थी। इसकी आवाज सुनकर भारतीय जासूस और सिपाही इस तरफ आ सकते थे। इमरान दौड़ता जा रहा था। खुली जगह खत्म हुई, अब फिर घना जंगल शुरू हो गया, मगर आगे ढलान थी। इमरान बड़ी तेजी से भागकर ढलान उतर गया। अचानक रात के अंधेरे में इसे एक दरिया नजर आया। दरिया का पानी खामोशी से बह रहा था। दरिया का रुख इसी तरफ था जिस तरफ रेलगाड़ी जा रही थी। इमरान दरिया के किनारे पर आकर रुक गया। वो अच्छा तैराक था। तैराकी इसने मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी। दरिया का पार्ट वहाँ ज्यादा चौड़ा न था और दूर अंधेरे में इसी दरिया के दूसरे किनारे दरख्तों के स्याह धब्बे नजर आ रहे थे। इमरान सोच रहा था कि दरिया में छलांग लगाया गया इसके किनारे किनारे शुमाल की तरफ चले कि अचानक पीछे जंगल में ऊपर तले स्टेन गन के 2 ब्रस्ट फायर हुए। इन धमाकों से दरख्तों पर जो परिंदे सो रहे थे फड़फड़ाकर शोर मचाते हुए उड़ गए। रघु और गोपाल और इसके सिपाही इसके पीछे यहाँ पहुंच गए। इमरान के लिए अब कोई दूसरा रास्ता न था। इसने खुदा का नाम लिया और दरिया में छलांग लगा दी। वो ठंडे पानी में गिरते ही नीचे उतरता चला गया। फिर इसने दोनों हाथ पांव हिलाना शुरू किए और दरिया की सतह पर उभर आया। दरिया का बहाव तेज था। इमरान दरिया की लहरों के रुख पर तैरने लगा। वो तैरता हुआ किनारे पर से परे हटते हुए दूसरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। दरिया की लहरें इसे आगे को ले जा रही थीं, मगर इमरान अच्छा तैराक था। इसने अपना रुख दूसरे किनारे की तरफ कर रखा था। वो तेजी से हाथ पांव चला रहा था। पीछे किनारे पर एक बार फिर स्टेन गन से फायर हुआ और जंगल गूंज उठा, मगर अब इमरान दूसरे किनारे के करीब पहुंच गया था। इसने तेजी से तैरना शुरू किया। दरिया की तेज लहरें इसे आगे ही आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर इमरान उन्हें धकेल कर पीछे करते हुए दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। वो जानता था कि दुश्मन दूसरे किनारे पर मुश्किल से ही आएगा। इनके पास कोई किश्ती नहीं है और वो सारे के सारे दरिया तैर कर पार नहीं कर सकते और इतनी देर में इमरान काफी दूर निकल सकता है। इमरान को रात के अंधेरे में दूसरे किनारे की तरफ दिखाई दे रहे थे। दरिया का दूसरा किनारा करीब था। आखिर इमरान दूसरे किनारे पहुंच गया। इसने अपने आप को दरिया से निकाला और किनारे पर आकर घास पर बैठ गया। तैरते तैरते वो थक गया था। इसकी पतलून और जैकेट पानी से शराबोर थी। इतना इत्मीनान इमरान को था कि दुश्मन इतनी जल्दी दरिया पार करके इसकी तरफ नहीं आ सकता। इमरान ने अपने कपड़े उतार कर निचोड़े और इन्हें दोबारा पहना। बालों को निचोड़ा, जूते से पानी निकाला और पीछे दरख्तों की तरफ दिखा। रात बहुत तारीक थी। इमरान की आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थी। दरिया इस किनारे पर भी वैसे ही ऊंचे ऊंची घास और जंगली झाड़ियों और दरख्तों से भरा हुआ था। इमरान ने अब शुमाल की तरफ जाने के बजाय दरिया के किनारे से हटकर आगे को चलना शुरू किया। वो दुश्मन मुल्क था। हिंदुओं के मुल्क हिंदुस्तान में इमरान इस वक्त मौजूद था। ये पाकिस्तान का और पाकिस्तान के दुश्मनों का मुल्क था। इमरान के पास कोई पासपोर्ट नहीं था। इसके पास कोई पिस्तौल और चाकू भी न था। इसके दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी कि हिंदुस्तान पे भी मुसलमान रहते हैं। वो किसी मुसलमान से मदद लेकर हिंदुस्तान का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेगा।
इतनी तसल्ली इसे थी कि रेहान इस मुश्किल में नहीं फंसा था और वो रावलपिंडी में ही रह गया था। अगर इसे भी बेहोश करने वाली गोली लग जाती तो वो भी इस वक्त इसके साथ मुसीबत में शरीक होता। दरिया के दूसरे किनारे चलते चलते इमरान बहुत दूर आ गया। इसे एक तरफ दरख्तों में रोशनी का नुक्ता चमकता दिखाई दिया। ये रोशनी शायद बिजली की किसी बल्ब की थी। इमरान ने पहले सोचा कि इस रोशनी की तरफ इसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कोई पुलिस स्टेशन या फौजी छावनी हो और इसे वहां पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर इसे ख्याल आया कि अगर वो इस तरह डर डर कर काम करता रहा तो फिर पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेगा। ये भी हो सकता है कि ये रोशनी किसी मस्जिद की हो और वहाँ कोई मौलवी साहब सो रहे हों, वो मौलवी साहब से मदद की अपील कर सकता है। ये सोचकर इमरान ने रोशनी की तरफ चलना शुरू किया। ये रोशनी दरिया से हटकर जंगल के अंदर हो रही थी। बहुत जल्द अंधेरे में इमरान ने एक छोटी सी पगडंडी तलाश की। इससे मालूम होता था कि लोग इस पगडंडी पर आते जाते हैं, यहाँ आगे जरूर कोई गाँव होगा। इमरान गांव से दूर ही रहना चाहता था। रोशनी अभी से नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो खुद घने दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था। जंगल पर रात के अंधेरे में मौत का सन्नाटा छाया था। इमरान को हल पल धड़का लगा था कि किसी तरफ से कोई खूंखार शेर या चीता ना निकल आए। इसके चलने से सूखे पत्तों पर आवाज पैदा होती थी। भारतीय जासूस अब इसके पीछे नहीं थे। इनके साथ ऐसा हुआ कि जब बाहर खड़े गोपाल ने देखा कि इमरान ने बाथरूम में बहुत ज्यादा देर लगा दी है, तो इसने दरवाजे पर जोर से हाथ मार कर आवाज दी, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। ये सूरत हाल देखकर रघु भी पिस्तौल हाथ में लेकर डब्बे के बाथरूम के दरवाजे पर आया। उन्होंने बार बार आवाज दी, दरवाजे पर हाथ मारा। जब अंदर से कोई आवाज ना आई तो रघु ने कहा, दरवाजा तोड़ डालो। रघु और गोपाल ने मिलकर एक साथ जोर लगाया, अपने कंधे जोर से दरवाजे पर मारे और दरवाजा टूट गया। ये देखकर उनके हाथों के तोते उड़ गए कि इमरान बाथरूम में नहीं था। खिड़की की सलाखें टूटी हुई थी। रघु ने चिल्लाकर कहा, जंजीर खींच दो, जंजीर खींच दो। पाकिस्तानी जासूस भाग गया। इसी वक्त जंजीर खींची गई। ट्रेन को एकदम से ब्रेक लगी, मगर वो रुकते रुकते भी काफी आगे निकल चुकी थी। रघु, गोपाल और सिपाही स्टेन गने और पिस्तौलें लेकर छलांग लगाकर ट्रेन से कूदे। रेलवे लाइन के साथ साथ वो पीछे को दौड़े। अंधेरे में वो रेलवे लाइन के पत्थरों से ठोकरें खाते आखिर इस मुकाम पर पहुंचे जहां उनके ख्याल में इमरान ने छलांग लगाई, मगर वहां कुछ भी नहीं था। रघु का ख्याल था कि इमरान जरूर जख्मी होकर वहीं पड़ा होगा, लेकिन इमरान का दूर दूर तक नामो निशान न था। सिपाहियों ने टॉर्च की रोशनी में एक एक झाड़ी को गौर से देखा। इमरान का कुछ पता न चला। गोपाल ने कहा, रघु वो जरूर झाड़ियों पर गिरने से जख्मी नहीं हुआ और इस जंगल की तरफ गया है। सिपाहियों को साथ लेके रघु और गोपाल जंगल में घुसे। इमरान इसी जंगल में दाखिल हुआ था, मगर वो तेज तेज चलने और कहीं कहीं दौड़ने की वजह से बहुत आगे निकल गया। सिपाही जंगल में दौड़ते हुए काफी आगे आ गए। एक जगह उन्होंने रुककर जंगल में इमरान के कदमों की चाप सुनने की कोशिश की। इन्हें ऐसा लगा जैसे सामने की तरफ कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। रघु के कहने पर एक सिपाही ने इस तरफ नाली का रुख करके स्टेन गन से पूरा ब्रस्ट फायर किया। जंगल धमाकों से गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे उड़ गए। वो आगे बढ़े। इन्हें इमरान का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर आगे दरिया आ गया। यहाँ भी मशीन गन का एक पूरा ब्रस्ट मारा गया। इस वक्त इमरान दरिया के दूसरे किनारे पहुंच चुका था। रघु ने सामने देखा तो मायूसी से बोला, काश मुझे तैरना आता। गोपाल बोला, मुझे आता है। रघु ने कहा, दरिया में छलांग लगाने की जरूरत नहीं, आगे चलो, आगे जमनापुर का घाट है, हम वहां से कश्ती पर दरिया पार करके पुलिस की मदद से इस सारे इलाके को घेरे में ले लेंगे। इमरान हमसे बचकर नहीं जा सकता। भारतीय जासूस रघु और गोपाल और सिपाही वापस जंगल से गुजरकर ट्रेन पर आए। ट्रेन फिर चल पड़ी। रघु रेलवे वालों को बुरा भला कह रहा था जिन्होंने बाथरूम की सलाखों की मरम्मत नहीं की। आगे जमनापुर घाट का रेलवे स्टेशन था। यहाँ पर ट्रेन खड़ी नहीं होती थी क्योंकि ये बहुत ही छोटा देहाती स्टेशन था, मगर रघु ने खास तौर पर रेल के गार्ड के पास जाके इसे बताया कि ट्रेन थोड़ी देर के लिए जमनापुर के स्टेशन पर रोकनी है, ये बहुत जरूरी है। पहले तो गार्ड ने इनकार किया, लेकिन जब रघु ने इसे अपना इंटेलिजेंस कार्ड दिखाया तो ट्रेन वो वहाँ खड़ी करने पर तैयार हो गया। 15 मिनट के बाद ट्रेन रात के अंधेरे में जमनापुर घाट के छोटे से वीरान स्टेशन पर पहुंचकर रुक गई। मुसाफिर हैरान थे कि इस स्टेशन पे गाड़ी कभी नहीं रुकती थी। अब ये जनता एक्सप्रेस को यहाँ किस लिए रोक लिया गया। इतनी देर में रघु और गोपाल जेब में पिस्तौलें डाले ट्रेन से उतर चुके थे। उन्होंने सिपाहियों को डब्बे में ही रहने दिया और उन्हें कह दिया कि वो मुंबई पहुंचकर इंस्पेक्टर पटेल को बता दें कि पाकिस्तानी जासूस फरार हो गया और हम इसकी तलाश में जा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही इसे गिरफ्तार करके मुंबई ले आएंगे। ट्रेन आगे रवाना हुई। रघु और गोपाल जमनापुर कस्बे के थाने की तरफ चल पड़े। थाने पहुंचकर वो पीछे टेलीफोन कर देना चाहते थे कि इमरान भाग गया है और सिपाहियों की मदद से वो पूरे इलाके का मुहासरा भी करने वाले थे। दूर जमनापुर के 2-3 मकानों के ऊपर बिजली के बल्ब रोशन नजर आ रहे थे। खबर, मोमबत्ती, घुंघरू। जमनापुर घाट के पुलिस स्टेशन में आते ही भारतीय जासूस रघु और गोपाल ने थानेदार को अपने अपने कार्ड दिखाए और फौरन पीछे जम्मू इंटेलिजेंस चीफ को फोन करके कोड अल्फाज में बताया कि इमरान ट्रेन से छलांग लगा के फरार हो गया है।
चीफ ने इससे गुस्से में कहा, तुम लोग सोए हुए थे कि इमरान फरार हो गया। फौरन पुलिस की मदद हासिल करके सारे इलाके को घेरे में लेके मफरूर पाकिस्तानी जासूस की तलाश शुरू करो। इसे सुबह होने से पहले पहले गिरफ्तार करके मुझे खबर दो। यस सर। ये कहकर रघु ने फोन बंद कर दिया। इसके बाद रघु ने थानेदार को सूरत हाल बताई। वहां से बुरहानपुर शहर के थाने को फोन कर दिया गया कि फौरन पुलिस की भारी नफरी जमनापुर रवाना की जाए। बुरहानपुर वहां से 15 मील के फासले पर था। आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंची। रघु और गोपाल ने पुलिस का साथ लिया और दरिया के पुल को पार करके दूसरे किनारे के इलाके में पुलिस को फैला दिया और इमरान की तलाश शुरू की। रघु को यकीन था कि इमरान दरिया पार करके गया है और इधर ही किसी इलाके में छुपा होगा, क्योंकि वो इस इलाके से वाकिफ ही न था। अब हम इमरान की तरफ वापस चलते हैं। इमरान जंगल में दूर नजर आने वाली रोशनी की तरफ चला जा रहा था। जब वो दरख्तों से बाहर निकला तो इसे सामने रात के अंधेरे में एक इमारत का बड़ा सा गुंबद दिखाई दिया। रोशनी इस पुरानी तारीखी इमारत से 50 कदम के फासले पर एक दीवार के ऊपर लगे खंबे के बल्ब की थी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता दीवार के करीब से होकर दूसरी तरफ निकला। ये देखकर इसकी जान में जान आई। वहाँ एक छोटी सी मस्जिद बनी थी। मस्जिद का छोटा सा गुंबद था और 2 छोटे छोटे मीनार थे जो सितारों भरे आसमान की तरफ ऊपर को उठे थे। यहाँ गहरी खामोशी थी। आसपास कोई मकान न था। इतना इमरान को यकीन था कि इस मस्जिद में कोई ना कोई मौलवी साहब जरूर होंगे। जाहिर है कि यहाँ मौलवी साहब ही मुसलमान हो सकते थे, लेकिन इमरान को बड़ी ही एहतियात से काम लेना था, क्योंकि ये मौलवी गवर्नमेंट का आदमी भी हो सकता था और मुमकिन है वो इसकी कहानी सुनकर इसे पुलिस के हवाले कर दे। इसलिए इमरान ने यही फैसला किया कि वो मौलवी साहब को अपने पाकिस्तानी होने के बारे में नहीं बताएगा। मस्जिद का दरवाजा खुला था। इमरान ने जूती बाहर उतारी और मस्जिद के सहन में आया। मस्जिद के छोटे से कमरे के साथ ही एक हुजरा बना था जो बंद था। इमरान ने अंधेरे में दरवाजे को गौर से देखा। वहाँ ताला न था। दरवाजा अंदर से बंद था। इमरान ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से किसी ने पूछा, कौन है बाहर? इमरान ने अस्सलाम वालेकुम कहकर कहा, मैं हूँ मौलवी साहब, मुसाफिर हूँ, जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। दरवाजा खुला। अंदर से लालटेन की धीमी रोशनी नजर आई। किसी ने बत्ती ऊंची की। ये एक दाढ़ी वाले मौलवी साहब थे। उन्होंने इमरान को इशारे से अंदर आने को कहा। इमरान हुजरे में दाखिल होकर चारपाई पर बैठा। मौलवी साहब ने पूछा, तुम जंगल में रास्ता कैसे भूल गए? इमरान बोला, मैं अपने दोस्त के साथ शिकार खेलने के लिए आया था, बिछड़ गया। मौलवी साहब ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? इमरान ने यूं ही कह दिया, मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली से आया हूँ। मौलवी साहब बोले, दिल्ली तो यहाँ से बहुत दूर है और दिल्ली से कोई शिकारी इधर शिकार के लिए नहीं आता। वैसे भी जमनापुर के इलाके में शिकार खेलने की इजाजत नहीं। सच सच बताओ तुम कौन हो? इमरान ने सोचा कि वो इसे सच सच बता देगा, मगर इसने फिर अपना फैसला बदल लिया। वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। दरअसल मैं दिल्ली से अपने दोस्त के साथ मुंबई गया था। मुंबई से हम शिकार खेलने यहाँ आए थे। मौलवी साहब बोले, ठीक है, तुम जो कोई भी हो, मुसलमान हो और तुम्हारी खिदमत करना मेरा फर्ज है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाए देता हूँ। इस वक्त रात काफी गुजर गई थी। मौलवी साहब ने घड़ी देखकर इमरान को बताया कि रात के 3 बजने वाले हैं। उन्होंने इमरान से नाम पूछा तो इसके मुंह से अपना असली नाम निकल गया। मौलवी साहब ने चाय बनाकर साथ एक रोटी इमरान को खाने को दी और कहने लगे कि ये जंगल बड़ा खतरनाक है। यहाँ कई रोज से एक आदमखोर शेर फिर रहा है। वो जमनापुर के गाँव के 2 आदमियों को हड़प कर गया। तुम खुशकिस्मत हो कि इससे बच गए, मगर तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कहीं वो इसके काबू में न आ जाए। इमरान ने कोई जवाब न दिया। दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि आदमखोर शेर से बच गया। खामोशी से चाय के साथ रोटी खाता रहा। मौलवी साहब दूसरी चारपाई पर लेट गए। इतने में बाहर जीप खड़ी होने की आवाज आई। इमरान एकदम चौंक पड़ा। मौलवी साहब बाहर जाने लगे तो इमरान ने इन्हें साफ साफ बता दिया और कहा, मौलवी साहब मैं पाकिस्तानी हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, मैं मुसलमान हूँ, बेगुनाह हूँ, मुझे बचा ले। मौलवी साहब ने एक पल के लिए इमरान को देखा और कहा, चारपाई के नीचे छुप जाओ। इमरान जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गया। साथ ही मस्जिद के दलान में किसी ने पुकारा, मौलवी साहब बाहर आइए। मौलवी साहब हुजरे का दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। इसमें रघु और गोपाल तो नहीं थे। वो पुलिस की दूसरी जीप में थे जो जंगल के दूसरे किनारे वाले गांव में इमरान को तलाश कर रही थी। इस जीप में एक मुसलमान थानेदार था। ये इमरान की खुशकिस्मती थी कि इसने मौलवी साहब को सलाम किया और पूछा, इधर कोई नौजवान लड़का तो आपके पास पनाह लेने नहीं आया? वो पाकिस्तानी जासूस है, हमें उसकी तलाश है। मौलवी साहब बोले, मेरे अजीज, यहाँ कोई लड़का मेरे पास नहीं आया। अगर तुम चाहो तो मेरे हुजरे की तलाशी ले सकते हो। कहने को तो मौलवी साहब ने कह दिया, मगर दिल में खुदा से दुआ मांगने लगे कि कहीं ये थानेदार तलाशी लेने न बैठ जाए। थानेदार ने कहा, हमें आपकी जुबान पर एतबार है। मौलवी साहब अगर कोई नौजवान लड़का इधर आए तो जमनापुर के थाने में जरूर इत्तला दीजिएगा। थानेदार ने सलाम किया और जीप पे बैठकर पुलिस के साथ वापस चला गया। उनके जाने के बाद मौलवी साहब हुजरे में दाखिल हुए। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई। इमरान चारपाई के नीचे से निकल आया। मौलवी साहब ने चारपाई पर बैठते कहा, मैंने खुदा के घर में झूठ बोला है, मगर खुदा जानता है कि मैंने एक बेगुनाह मुसलमान लड़की की जान बचाने के लिए झूठ बोला है। वो मुझे जरूर माफ कर देगा। हमें पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत है।
इमरान ने मौलवी साहब के हाथों को पकड़कर चूम लिया और बोला, मौलवी साहब, मैं आपका एहसान तमाम जिंदगी नहीं भूल सकता। मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। मौलवी साहब कहने लगे, मैंने एक मुसलमान की हैसियत से अपना फर्ज अदा किया है बेटा, मगर मुझे लगता है कि पुलिस सारे इलाके में फैली हुई है। तुम रात यहीं गुजार लो, कल तुम्हें किसी दूसरी जगह छुपा दूंगा, क्योंकि अब अगर तुमने यहाँ से निकल कर जाने की कोशिश की तो पकड़े जाओगे, पुलिस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मौलवी साहब ने इमरान को बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हरदम पाकिस्तान की सलामती की दुआएं मांगते हैं। इसके बाद इमरान चारपाई पर लेट गया। मौलवी साहब कहने लगे, थोड़ी देर में सुबह की अजान होने वाली है, मैं मस्जिद में जाता हूँ। यहाँ जमनापुर गाँव के 6-7 मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं, तुम अंदर से आवाज मत निकालना, मैं लालटेन बुझाई देता हूँ। ये कहकर मौलवी साहब ने उठकर लालटेन बुझा दी और हुजरे से बाहर चले गए। दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया और मस्जिद के बड़े कमरे में मिंबर के पास आकर बैठ गए। इमरान सख्त थका था, खतरा भी वक्ती तौर पर टल गया था। वो गहरी नींद सो गया। 4:15 बजे सुबह मौलवी साहब ने सुबह की अजान दी, फिर मिंबर के सामने बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत करने लगे। थोड़ी देर में जमनापुर गांव के चंद एक मुसलमान आ गए। मौलवी साहब ने सुबह की नमाज पढ़ाई, नमाजी वापस चले गए। आसमान पर दिन की गुलाबी रोशनी चारों तरफ फैल गई। मौलवी साहब ने दरवाजे का ताला खोला, हुजरे में आए तो देखा इमरान गहरी नींद सो रहा है। मौलवी साहब खामोशी से बाहर निकल गए, हुजरे पर ताला लगाया। मस्जिद के पीछे जो पुरानी तारीखी इमारत का खंडर था, इसके सामने पत्थर के चबूतरे पर बैठकर वजीफा पढ़ना शुरू किया। वो देर तक वजीफा करते रहे। जब काफी दिन चढ़ गया तो मौलवी साहब दोबारा हुजरे में आए। इस वक्त इमरान जाग चुका था। मौलवी साहब ने चूल्हा जलाकर चाय बनाई, एक रोटी इमरान को दी, एक रोटी अपनी चंगेर में रख ली। चाय प्यालियों में डालने लगे। इमरान ने पूछा कि नमाजियों में से किसी को शक नहीं हुआ कि हुजरे में कोई पाकिस्तानी छिपा है? मौलवी साहब बोले, नहीं, ये लोग बड़े सादा दिल हैं, किसी पर शक नहीं करते। वैसे तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। तुम 2-1 दिन नई जगह पर छुपे रहना, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो यहाँ से निकल जाना। मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? इमरान ने कहा, मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। मौलवी साहब बोले, मगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है क्या? जी नहीं, मुझे भारतीय जासूस पाकिस्तान से अगवा करके लाए थे। अब बॉर्डर क्रॉस करके ही मैं पाकिस्तान पहुँचने की कोशिश करूंगा। खुदा करे कि तुम सलामती के साथ पाकिस्तान पहुँच जाओ। ये कहकर मौलवी साहब चाय पीने लगे। इमरान बोला, आप मुझे किसी ऐसी जगह छुपा दें जहाँ किसी की नजर मुझ पर न पड़े। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक छुपना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है 2 दिन तक भारतीय जासूस इस इलाके से निकल जाएंगे, इन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं इस जंगल में नहीं। मौलवी साहब कहने लगे, मुझे आज सोचने दो, शाम में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस जगह छुपा सकता हूँ। सारा दिन इमरान मस्जिद के हुजरे में छुपा रहा। मौलवी साहब दोपहर में आकर इसे बता गए कि पुलिस गांव का चक्कर लगाकर चली गई है। पुलिस को शक पड़ गया है कि तुम इस इलाके में कहीं छुपे हो। आखिर शाम हुई तो मौलवी साहब आकर कहने लगे, पुलिस के आदमी गाँव में बार बार तुम्हारी तलाशी के लिए आते हैं। उन्होंने गांव के बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर सिपाही बिठा दिए हैं। मुझे डर है, पुलिस को शुबा है कि मैं तुम्हें कहीं छुपाना चाहता हूँ। हो सकता है आज रात पुलिस मेरे हुजरे पर छापा मारे, क्योंकि एक हिंदू थानेदार को मैंने मस्जिद के आसपास मंडलाते देखा है। इमरान परेशान हो गया, तो फिर मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। मौलवी साहब बोले, और मैं नहीं चाहता कि तुम हिंदू थानेदार के काबू में आओ, वो तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। इमरान ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मौलवी साहब कहने लगे, मैंने तुम्हारे छुपने के लिए एक जगह ढूंढी है। तुम इस जगह इतनी देर तक छुप के रह सकते हो जब तक कि पुलिस यहाँ से टल न जाए। जब पुलिस चली जाएगी तो तुम मुंबई की तरफ चले जाना, वहां से तुम किसी समुद्री जहाज में बैठ के पाकिस्तान चले जाना। इमरान ने पूछा, वो कौन सी जगह है? मौलवी साहब कहने लगे, मस्जिद के पीछे शहजादी शगुफा का पुराना मकबरा है। इस मकबरे के नीचे शहजादी शगुफा की कब्र वाला तहखाना है। ये मकबरा एक मुद्दत से वीरान है। यहाँ कोई फातिहा तक पढ़ने नहीं आता, क्योंकि शहजादी शगुफा के बारे में मशहूर है कि इसके पास कोई खास जादू था, जिसकी मदद से इसने अपने होने वाले अकामत को सांप बनाकर इसके टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। फिर दूसरे शहर के बादशाह ने यहाँ हमला करके किले पे कब्जा कर लिया और शहजादी शगुफा की गर्दन कटवा कर इसकी लाश शहर के दरवाजे पर लटका दी। 1 हफ्ते के बाद लोगों ने लाश को उतार कर इस मकबरे में दफन कर दिया। लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात को मकबरे में शहजादी शगुफा की रूह भटकती है, मगर मैं इसे वहम समझता हूँ। तुम डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुसलमान सिवा खुदा के किसी से नहीं डरता। क्या तुम मकबरे के तहखाने में छुपने के लिए तैयार हो? इमरान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसने कहा, मैं तैयार हूँ मेरे मोहतरम। शगुफा की रूह मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, ईशा की नमाज के बाद मैं तुम्हें मकबरे के तहखाने में पहुंचा दूंगा। मैं खुद तुम्हें खाना वगैरह दे जाया करूंगा। 2-3 दिन की बात है। मेरा ख्याल है पुलिस का पहरा हट जाएगा तो तुम यहाँ से निकल सकोगे। ईशा की नमाज के बाद जब चारों तरफ रात का अंधेरा फैल गया और नमाजी भी मस्जिद से चले गए तो मौलवी साहब ने इमरान को हुजरे से निकालकर साथ लिया और मस्जिद के पीछे 50 कदमों के फासले पर जो शहजादी शगुफा का पुरस्कार मकबरा था वहां ले गए। इस मकबरे में अजीब सी हैबत और खौफ की कैफियत थी। मकबरे की दीवारें और गुंबद स्याह था, उखड़े हुए सहन में स्याह पत्थर थे, हर तरफ हैबतनाक सन्नाटा फैला था।
इमरान ने ये आते ही महसूस कर लिया था कि तहखाने में हब्स नहीं था बल्कि ताज़ा ताज़ा हवा आ रही है। मौलवी साहब ने कहा, मैं सुबह की अजान से पहले आकर तुम्हें रोटी पानी और चाय दे जाऊंगा, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं, और अगर कोई जरूरत हो तो जीने पर चढ़ के तहखाने का पत्थर पीछे हटाकर बाहर जाना, मगर मकबरे से बाहर मत निकलना। जरूरत से फारिग होकर दोबारा तहखाने में आके छुप जाना। खुदा हाफिज। ये कहकर मौलवी साहब चले गए तो इमरान ने मोमबत्ती की धीमी रोशनी में तहखाने का जायजा लिया। तहखाने की छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। इस तहखाने की दीवारें काले पत्थरों की बनी थी। इनकी वजह से मोमबत्ती की रोशनी कम लग रही थी। कब्र भी काले पत्थर की बनी थी। इमरान ने महसूस किया कि ये किसी जादूगरनी की कब्र हो सकती है। फिर इसे याद आया कि मौलवी साहब ने कहा था कि शगुफा शहजादी की रूह आधी रात को यहाँ फिरती है। वो एक जांबाज मुजाहिद था, सच्चा मुसलमान था। वो रूहों और बदरूहों से नहीं डरता था। इमरान ने दिल में कहा, अगर शगुफा की रूह आ भी जाए तो इसका क्या बिगाड़ लेगी। रूहें जिंदा इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बशर्ते कि इंसान जिंदा हो, इसके सीने में जिंदगी से भरा ताकतवर दिल हो। बुज़दिल लोग तो अपने साए से भी डरते हैं। अभी रात के 10 नहीं बजे थे। 9:15 बजे वो मौलवी साहब के साथ मस्जिद से निकलकर यहाँ आया था। इमरान वहाँ जमीन पर लेट गया। इसे अपने दोस्त रेहान के बारे में सोचना शुरू किया। इसे बहुत खुशी थी कि वो इस मुसीबत में फंसने से बच गया। इसे यकीन था कि रेहान पीछे हर तरह से होशियार होगा और पाकिस्तान के दुश्मनों के हर हरबे को नाकाम बना देगा। इसके बाद वो अपने बारे में सोचने लगा कि इस मकबरे से निकलकर उसे किस तरफ जाना चाहिए। वो तो पहली ही बार इस दुश्मन मुल्क में आया था। इसे कुछ भी मालूम नहीं था कि कौन सा शहर कहाँ है। आखिर इसने फैसला किया कि जैसा मौलवी साहब कहते हैं, वो मुंबई शहर की तरफ निकल जाए और वहां से किसी बहरी जहाज में सवार होकर पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करे। सोचते सोचते इसकी आंखें नींद से बोझल हुई। इसने आंखें बंद कर ली। नींद की वादी में वो उतरता गया। फिर वो गहरी नींद सो गया। न जाने कितनी देर सोया होगा कि एक आवाज से उसकी आंख अपने आप खुल गई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कहीं दूर घुंघरू बज रहा हो। इमरान ने आंखें खोली, उठकर बैठ गया क्योंकि घुंघरू की आवाज इसे साफ सुनाई दे रही थी। इसने पलकें झपकाई और गौर से शगुफा की कब्र को देखा। कब्र पर मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती आधी जल चुकी थी, जिससे इमरान को अंदाजा हुआ कि आधी रात से ज्यादा रात गुजर गई। तहखाने में कोई भी नहीं था। या वो खुद था या मोमबत्ती जलते हुए आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। इमरान को यकीन हो गया कि इसने ख्वाब में घुंघरू की आवाज सुनी है। इसने दीवार के साथ टेक लगा के आंखें बंद कर ली। एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद इसे नींद आ गई और वो सो गया। एकदम से इसकी आंख खुल गई। घुंघरुओं की आवाज अब बड़े जोर से आ रही थी। इमरान ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, कहीं पर कुछ भी न था। लेकिन इस बार इसने घुंघरुओं की आवाज बिल्कुल साफ सुनी थी और वो ख्वाब नहीं था बल्कि अभी तो वो जाग रहा था। ये आवाज कहाँ से आई? इमरान दीवार के साथ लग के बैठ गया। यहाँ मोमबत्ती की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, इसलिए वो अंधेरे में था। क्या देखता है कि कब्र के बिल्कुल ऊपर छत में से रोशनी का दायरा निकलकर कब्र पर पड़ा। फिर इस रोशनी में एक खूबसूरत औरत जिसने जर्क बर्क रेशमी लिबास पहन रखा है, घुंघरू को छनकाती हुई नीचे कब्र पर उतरी। कब्र से नीचे आकर फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता रक्स करने लगी। इसके बाल खुले थे, चेहरे पर सोने के जर्रे चमक रहे थे, जैसे इसके चेहरे पर किसी ने सोने की अफशां बिखेर दी हो। इसका रेशमी लिबास मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। इसके बाजुओं में फूलों के गजरे थे, कानों में हीरे के मोती थे, गले में मोतियों का हार था, पाँव में घुंघरू बंधे थे। वो बेखुद सी होकर कब्र के गिर्द चक्कर लगाकर रक्स कर रही थी। ऐसा महसूस होता था कि इसने इमरान को नहीं देखा, या अगर देखा भी है तो इसे इसकी कोई परवाह नहीं। अचानक इमरान को ख्याल आया कि कहीं ये शहजादी शगुफा की रूह ना हो। मगर ये रूह नहीं थी। रूह का तो कोई जिस्म नहीं होता, और इस औरत का, इस रक्कासा का बाकायदा जिस्म था। इसने अपने खूबसूरत जिस्म पर खूबसूरत रेशमी लिबास पहन रखा था। इसका रंग गोरा और सुर्ख था, जैसे किसी ने मैदे में सिंदूर से गूंदा हो, और इसके बाल खुले थे। इसके बाजुओं में सुर्ख फूलों के गजरे बंधे थे। इसके आने से तहखाने में अजीब सी खुशबू फैल गई और वो दोनों बाजू फैलाए कब्र के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता रक्स करने लगी। फिर वो आहिस्ता से अपना सर कभी पीछे गिराती, कभी आहिस्ता से झुककर आगे जैसे कब्र को चूमने की कोशिश करती। घुंघरुओं की झनकार में आहट पीछे होती। कभी वो दोनों बाजू फैलाकर इस तरह आगे बढ़ती जैसे कब्र को अपनी बाहों में समेटने की कोशिश कर रही हो या कब्र से लिपटने की कोशिश कर रही हो। इमरान अंधेरे में दीवार से लगा ये अजीब हैरान कुन मंजर देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता औरत का रक्स मद्धम होने लगा। घुंघरुओं की आवाज भी धीमी हुई। इस औरत ने कब्र के गिर्द 7 चक्कर लगाए, रुक कर ऊपर छत की तरफ देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होती छत के सुराखों में गायब हो गई। इसके बाद क्या हुआ? क्या इमरान ने शहजादी शगुफा को दोबारा वहां देखा या नहीं? ये जानने के लिए सुनिए केस नंबर 4।